भारत में चाहे सत्ता शीर्ष पर कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का बैठा हो, एक नारा हमेशा से ही जुबान पर देखने को मिल जाता है और वो नारा आपने मंचों से या अन्य माध्यमों से सुना भी बहुत है। आज हम इसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। देश के निचले पायदान को तो छोड़ ही दीजिए, सत्ता में भागीदारी की जब बात आती है तो इस नारे को कितना सार्थक किया जाता है और सरकार जब सबका साथ और सबका विकास करने की बात करती है तो एक स्याह हकीकत कैसे आपसे छुपा जाती है आपको पता भी नहीं चल पाता। पर जब उसी हकीकत की असल सच्चाई सामने आएगी तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सच और भी है और वह है आंकड़ों का। वैसे आंकड़े मनोरंजन नहीं किया करते, पर सच ये भी है कि आंकड़े झूठ भी नहीं बोला करते। वीडियो में अंत तक बने रहें। सच पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वोटों की राजनीति कर रही सभी राजनीतिक पार्टियों को आप आईना दिखा सकें। देश में मुसलमानों की आबादी करीब 14% है, जो हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन इस 14% आबादी को सत्ता की भागीदारी में कितना साथ रखा जाता है, इस पर विस्तार से समझने की जरूरत है। पहली बार केंद्र समेत 15 राज्यों की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। इनमें आसाम, गुजरात और तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्य भी शामिल हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 45 लाख से ज्यादा है। हालिया राज्यों के चुनावों के बाद जो सरकार गठन यानी मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, उसमें भी मुस्लिम हिस्सेदारी दिखाई नहीं देती। खुद को सेक्युलर पार्टी बताने वाली कांग्रेस शासित तेलंगाना में भी कैबिनेट विस्तार हो चुका है। तेलंगाना में पार्टी ने सारे समीकरण साधे, लेकिन एक भी मुसलमान को अभी तक तो मंत्री बनाया नहीं गया। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी मुसलमानों के मंत्री बनने की संभावना शून्य है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में बीजेपी के सिंबल पर एक भी मुसलमान विधायक जीतकर सदन पहुंचा नहीं है। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश विधानसभा में केवल 2 मुस्लिम विधायक जीतकर आए हैं। ये दोनों मुस्लिम विधायक कांग्रेस के हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी 7% है और मुस्लिम वोट 47 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जबकि दावा किया जाता है कि वह 22 क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिर भी कोई भी पार्टी मुसलमानों को टिकट देने में उतनी रुचि दिखाती नजर नहीं आती। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की अपेक्षा बेहतर नजर आता है। यहां 5 कांग्रेस के जबकि 1 निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय विधायक बने यूनुस खान बीजेपी के नेता रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वह निर्दलीय मैदान में उतरे थे और जीते थे। केंद्र सरकार में भी पहली बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। खुद अल्पसंख्यक मंत्रालय की कमान स्मृति ईरानी के पास है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे मुस्लिम नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। दूसरे कार्यकाल में भी मुख्तार को मंत्री बनाया गया, लेकिन 2021 के कैबिनेट विस्तार में उन्हें हटा दिया गया। बीजेपी की अटल बिहारी सरकार में उमर अब्दुल्ला और सैयद शाहनवाज हुसैन मंत्री थे। दिलचस्प बात यह भी है कि केंद्र के 7 बड़े पदों पर भी मुसलमानों की भागीदारी नहीं है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद हैं। वर्तमान में देश में 28 राज्यपाल नियुक्त हैं। इनमें से सिर्फ 2 अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के और केरल में आरिफ खान ही मुस्लिम समुदाय से हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी कुल 34 जज हैं, जिसमें से सिर्फ 1 जज मुस्लिम समुदाय से हैं। देश में कुल 29 राज्य हैं, जिसमें से 15 राज्यों में पहली बार एक भी मुस्लिम मंत्री इस वीडियो के रिकॉर्ड करने तक तो नहीं है। गुजरात, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में तो तस्वीर पूरी तरह से साफ है। असम में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 45 लाख के करीब है। मुख्यमंत्री यहां भी मुसलमान नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार पर सबकी नजरें हैं। हालांकि इन राज्यों में किसी मुस्लिम के मंत्री बनने की संभावना शून्य है। इसकी 2 मुख्य वजह हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। पार्टी ने यहां के चुनावों में एक भी मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया था।
तो मंत्री बनेंगे कहां से? इन राज्यों में विधान परिषद की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की तरह यहां किसी मुस्लिम को मंत्री बनाना आसान नहीं है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायक ना होने के बाद भी बीजेपी ने दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया था। उन्हें परिषद कोटे से सदन में भेजा गया था। बात संपूर्ण भारत की करें तो वर्तमान में किसी भी राज्य में एक भी मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है। आंकड़ों की बात की जाए तो देश में अभी 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। इनमें से 25 मुख्यमंत्री हिंदू, 2 ईसाई और एक बौद्ध एवं सिख समुदाय से हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन खुद को किसी धर्म का मानते नहीं। एक बयान में उन्होंने कहा कि वो नास्तिक हैं। हालांकि स्टालिन जिस समुदाय से आते हैं उसे भारत में हिंदू धर्म की श्रेणी में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बनते आए हैं, लेकिन 2019 के बाद से वहां चुनाव नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि जिस तरह से नया परिसीमन हुआ उससे अब वहां भी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने की संभावना ना के बराबर है। कांग्रेस के पास भी वर्तमान में 3 राज्य हैं। कर्नाटक को छोड़कर कांग्रेस ने भी हिमाचल और तेलंगाना में किसी भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सत्ता में सभी समुदायों की भागीदारी जरूरी है। दरअसल रोम की स्पेनेजा यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक सरकार में सभी वर्गों की भागीदारी से उसकी गुणवत्ता सुधरती है। साथ ही लोकतांत्रिक सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ता है। इससे सरकारी निर्णयों में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध के मुताबिक राजनीतिक समानता सरकार की वैधता और संबंधित समुदाय के आर्थिक समानता को मजबूत करती है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी तेजी के साथ सुधार आता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का जिक्र किया गया है। यहां राजनीतिक न्याय का मतलब है राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, लोगों की बात आसानी से नीति नियंता तक पहुंचे। ये कई शोध बताते हैं कि किसी भी समुदाय की तरक्की के लिए उस समुदाय की सत्ता में भागीदारी जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हिस्सेदारी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग हाशिए पर हैं क्यों। आजादी के बाद केंद्रीय कैबिनेट में 3-4 मुस्लिम मंत्री थे जिन्हें बड़े विभाग मिले थे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में जाकिर हुसैन को उपराष्ट्रपति बनाया गया था। नेहरू के निधन के बाद हुसैन भारत के राष्ट्रपति भी बने। इंदिरा के दौर में बरकतुल्ला खान को राजस्थान और अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। भाजपा की अटल बिहारी सरकार में भी मुसलमानों को हिस्सेदारी दी गई थी। अटल सरकार ने 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब ऐसा हो क्यों नहीं रहा कि देश की सत्ता से लगातार मुसलमानों की हिस्सेदारी घटती जा रही है। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता आतिफ रशीद अपने दिए एक बयान में कहते हैं कि राजनीतिक भागीदारी वोट से मिलती है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो योजना के लिए है। आतिफ रशीद आगे कहते हैं भागीदारी क्यों नहीं है, इसकी 2 मुख्य वजह है। हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक बीजेपी को जो वोट करते हैं उसमें 99.9% हिंदू हैं। मुसलमानों को जो वोटिंग पैटर्न है वो बीजेपी को हराने का है, यानी मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं। ऐसे में बीजेपी मुसलमानों को मंत्री बनाकर हिंदुओं को नाराज करने का खतरा क्यों उठाएगी। 70 साल से मुसलमान इस मुगालते में हैं कि वही सरकार चुनते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। हमेशा से हिंदू मुसलमान मिलकर सरकार बनाते रहे हैं और दोनों की हिस्सेदारी रही है। बीजेपी अगर मुस्लिमों को टिकट देती है तो मुस्लिम उम्मीदवार को सब मिलकर हरा देते हैं, इसलिए पार्टी ने टिकट देना भी बंद कर दिया। वैसे रशीद कहते हैं कि योजना सरकार बनाने के बाद लागू की जाती है। बीजेपी की किसी सरकार में कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। कुछ और वजह भी हैं जिसका जिक्र करना भी जरूरी है।
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कानून विभाग के प्रोफेसर असद मलिक के मुताबिक मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसको लेकर कोई कानून नहीं है। पहले की सरकार में परंपरा के हिसाब से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या कोई बड़ा पद मुस्लिम नेताओं को मिल जाता था, जिससे बड़े निर्णय में उनकी भागीदारी होती थी। अब की सरकार अगर परंपरा नहीं मानती है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। विधानसभा और लोकसभा की सीटों का परिसीमन भी एक बड़ी वजह है। जानकारों का कहना है कि परिसीमन की वजह से कई मुसलमान बाहुल्य सीटों पर भी मुसलमान विधायक और सांसद बन नहीं पाते, जिसकी वजह से सरकार की हिस्सेदारी में उसका गणित बिगड़ जाता है। बिहार की गोपालगंज, उत्तर प्रदेश की नगीना और बुलंदशहर, गुजरात की कच्छ और पश्चिम अहमदाबाद लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी दलित से ज्यादा है, लेकिन इन सीटों को 2009 में दलितों के लिए रिजर्व किया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैसल देवजी के मुताबिक 1990 का जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा उसने मुसलमानों की ताकत को कम किया है। 1990 के बाद मुसलमानों का विघटन हुआ, जबकि हिंदू एक पक्ष में धीरे धीरे एकजुट होते चले गए। वैसे मुस्लिम समाज के लिए खुलकर बोलने वाला शायद ही कोई दल हो, फिर चाहे वो राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय। जिस तरह भाजपा खुलकर हिंदुओं की बात करती है, उस तरह कोई भी दल मुसलमानों की बात करता नहीं। हैरानी तब ज्यादा होती है जब वो दल भी खुलकर मुसलमानों की आवाज उठाते नहीं हैं जो खुद मुस्लिम वोटों से सत्ता पाते हैं, चाहे उनमें कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी। कोई भी राजनीतिक दल खुलकर इनकी यानी मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी की आवाज उठाता नहीं। इशारों में भले पार्टी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल कर ले। यही बड़ा कारण है कि हिंदू मुसलमान के बीच बढ़ती खाई बढ़ती ही जा रही है, जिसका असर ये होता जा रहा है कि कई बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस देश में सुनाई देते हैं। दो समाजों के बीच बढ़ती इस खाई में कहीं ना कहीं एक वर्ग की समाज में कम होती भागीदारी भी बड़ा कारण है। इसलिए सभी वर्गों में संतुलन बनाए रखने के लिए सबको साथ लेकर चलना जरूरी है, तभी सबका साथ सबका विकास का नारा सफल हो पाएगा। देश को वाकई सबके एक साथ रहने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।